आज हम कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में यह माना जाता है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यह पुस्तक संस्कृत में अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है, जिसमें राजनीतिक, लोक प्रशासन तथा इससे संबंधित अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जो कि चड़य नामक के ग्राम में हुआ था। इस स्थान की स्थिति अज्ञात है। कहीं कहीं उसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और तो कहीं कहीं तक्षशिला का निवासी भी बताया गया है। कौटिल्य का मूल नाम अजय था। अंततः नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य हेमचंद ने अभिधान चिंतामणि में उसके नाम उल्लेखित किए हैं, जैसे वत्स्यायन, मल्लिकनाथ, कुटल, चाणक्य, दामिल आदि विष्णुगुप्त और अंगुल जैसे कई नामों दिए गए हैं। संभवतः इस आचार्य का व्यक्तित्व का नाम विष्णुगुप्त था। कुटिल गोत्र से संबंधित होने के कारण उसे कौटिल्य, जबकि चाणक्य नामक एक ब्राह्मण पिता का पुत्र होने के कारण चाणक्य कहकर पुकारा गया। इसकी माता का नाम चढ़ेश्वरी था, जबकि इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। अर्थशास्त्र के रचयिता और उनके रचना काल को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग जहां इसे मौर्यकालीन और कौटिल्य द्वारा रचित मानते हैं, वहीं दूसरा वर्ग इसे ना तो मौर्यकालीन और ना ही कौटिल्य की रचना मानते हैं। पहले विचारधारा के समर्थक विचारकों में याकोबी, हर्टले और हिल्डेब्रांड थे, जिन्होंने प्रसिद्ध, जबकि दूसरी विचारधारा के समर्थक विद्वान में जैली, कीथ, भंडारकर, घोषाल आदि प्रसिद्ध हैं। उपरोक्त विद्वानों में से पंडित और समशास्त्री का अर्थशास्त्र का उद्धारक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ताड़ के पत्तों पर रचित अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में एक पुस्तक का रूप दिया। 1915 ईस्वी में इन्होंने ही इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। वर्तमान में प्रचलित मत यह है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक मौर्यकालीन रचना है। कौटिल्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह महापद्म नंद के पाटलिपुत्र स्थित दरबार में पहुंचा था, जो कि विद्वानों का बड़ा आदर करता था और उन्हें पुष्पकल दानिन के संतुष्ट करता था। वहां उनके राजा सभा के समस्त पंडितों को शास्त्रार्थ को पराजित करने महाराजा के दान विभाग के अध्यक्ष का पद प्राप्त किया, जिन्होंने संघ ब्राह्मण भी कहे जाते थे। किंतु उनकी कुरूपता, अभिमानी प्रकृति एवं उद्धव स्वभाव के कारण युवराज घनानंद चाणक्य से रुष्ट हो गया और उनका अपमान किया। घनानंद के द्वारा अपमानित किए जाने के कारण नंदों को समूला विनाश का प्रण कर दरबार को छोड़कर चला गया। पाटलिपुत्र में उसने चंद्रगुप्त नामक एक युवक को राजकीलम नामक एक नाट्य को खेलते देखा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा की, जबकि उसके अन्य साथी दरबारी की भूमिका में थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान को देखकर प्रभावित हुआ था। उसने 1000 कसाड़ से खरीद कर उसने साथ तक्षशिला ले गया। अश्वक सैन्य प्रशिक्षण देने के उपरांत इस दिनों में घनानंद की हत्या कर नंद वंश का विनाश किया और एक नए मौर्य वंश की स्थापना की। और अगर हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें, तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकारों, 180 प्रकरणों और 6000 श्लोकों में विभाजित है। अधिकरण को पुस्तक कहा गया है, जबकि प्रकरण उनके एक खंड का नाम है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सूत्र शैली में गद्य रूप में लिखा गया है। सबसे अधिकरण में अर्थशास्त्र की संक्षिप्त प्रस्तावना, राज्य के प्रशिक्षण, मंत्रियों की नियुक्ति इत्यादि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अधिकरण में राजा के विभिन्न राज्यपाल अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन करती है। राज्य के विभिन्न कार्यों जैसे खनन, कृषि इत्यादि का पर पूरा प्रकाश डालती है। तीसरे अधिकरण में न्याय से संबंधित कानून और व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दूसरे शब्दों में यह कानून संहिता का प्रारूप की बात करता है। चौथे अधिकरण में अपराध को दबाने के बारे में चर्चा की गई है। अपराध का करने के तरीके, व्यापारियों तथा शिल्पकारियों पर नियंत्रण रखने व कार्य व मृत्युदंड संबंधी प्रकरण का वर्णन इसी में किया गया है। 5वें अधिकरण में अधिकांशियों में वेतन निर्धारण की सूचना दी गई है और 6वें अधिकरण में
सिर्फ 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में जहाँ राज्य के सप्त संबंधी विचारधाराओं की चर्चा की गई है, वहीं दूसरे ओर अध्यक्ष में विदेश नीति की चर्चा की है। 7वां अधिकरण में उनके विदेश नीति की विस्तृत व्याख्या है। 8वें अधिकरण यह प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत व्याख्या करता है और यह भी बताता है कि इस परिस्थिति के विभिन्न विभागों में सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं होगा। 9वें अधिकरण में युद्ध की तैयार तथा युद्ध में जाने के पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों की चर्चा की गई है। 10वें अधिकरण में युद्ध संबंधी विधियों, नियमों तथा लड़ाई के कैंप चक्रव्यूह की इत्यादि की चर्चा की गई है। 11वें अधिकरण के एक अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि युद्ध विजेता को सामने वाले राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 12वें अधिकरण में यह बताया गया है कि किसी कमजोर शासक को किसी शक्तिशाली शासक से कैसे निपटाना चाहिए। 13वें अधिकरण में वर्णन है कि किस प्रकार शत्रु के किले पर फतह करनी चाहिए तथा विजित क्षेत्रों पर कैसे शासन चलाना चाहिए। 14वें अधिकरण में गुप्त तथा रहस्यमयी पद्धति जैसे औषधियों तथा मंत्रों का महत्व और उनके रहस्यों के वर्णन के साथ साथ उनको अमल में लाने का उपाय बताया गया है। 15वें अधिकरण में किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए उसकी विधि तथा तकनीकी की चर्चा की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र मुख्यतः प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर लिखा जाने वाला एक विस्तृत अभिलेख है, जो स्वभाव से ही नसीहत देने वाली पुस्तक है। यह पुस्तक मुख्य रूप से एक आदर्श राज्य की कल्पना पर आधारित है, जो पहले न कभी अस्तित्व में आई और न आज उपस्थित है और न ही भविष्य में कभी होगी। कौटिल्य के कूटनीति के 4 उपायों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे साम, दाम, दंड, भेद। युद्ध में मामले में कौटिल्य ने नैतिकता का गौण माना और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपनाने का समर्थन किया, और फिर भी वह कहता है कि विजित प्रदेशों के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें शासक को निर्देशित एक प्रसिद्ध कथन यह दिया गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित। हितकर वही नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। इस प्रकार से कौटिल्य ने शासक जिस निरंकुशता की बात की है, वह प्रसिद्ध निरंकुशवाद या उदार निरंकुशवाद या कल्याणकारी निरंकुशवाद है। इस पुस्तक के गुप्तचर प्रथा पर काफी बल दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक शासक को अपने राज्य के स्वामित्व, प्रभावोत्पादकता व विकास हेतु बड़ी संख्या में गुप्तचरों को रखना चाहिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even